नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 24 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम राजस्थान सरकार की प्रमुख परियोजनाएं वो हम पढ़ रहे हैं। और राजस्थान के अंदर जो योजनाएं न्यूज़ में रहती है उनको हम अच्छी तरह से कवर करते हुए जा रहे हैं। और हमने अभी तक बहुत सारी योजनाएं कवर कर ली हैं और अब आगे हम जो बची हुई योजनाएं हैं वो कवर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप जो पहला हमारा वीडियो था उसको जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने विस्तार से डिस्कस किया है कि हम योजनाओं को कैसे कैसे डिस्कस करेंगे। उनको अलग अलग वर्गों के अनुसार हमने बांटा है कि भाई बच्चों के लिए कौन सी योजनाएं चल रही है, महिलाओं के कल्याण के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही है। पेंशन को लेकर हमारे राजस्थान के अंदर जो 7 पेंशन योजनाएं चल रही है वो योजनाएं कौन कौन सी है। तो इस तरह से हमने अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं हैं उनको डिस्कस किया है। और उसी क्रम में हम आगे आज और जो योजनाएं हैं उनको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्वागत है आप सभी का। चलिए, देखिए, आरएस की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, आप इसे जरूर ज्वाइन करें। ये बहुत अच्छी, बहुत स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज है और ये जो आरएस में सेलेक्टेड है उन्हीं के द्वारा ये बनाई हुई है। तो आप जरूर ज्वाइन करें ताकि आपका सिलेबस रिवाइज हो जाए। इसका मकसद यही है कि आपका सिलेबस रिवाइज हो जाए। सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चन बनाए हुए हैं और क्वेश्चनों का लेवल वही रखा गया है जो आरपीएससी के अंदर पूछा जाता है। तो आप सभी लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आज जो दोस्तों हम योजनाएं पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि खाद्य और उपभोक्ता, यानी उपभोक्ता जो है, जो गरीब व्यक्ति हैं, उन गरीब व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध करवाने के मकसद से राजस्थान सरकार की ओर से कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं राजस्थान के अंदर संचालित हैं। इसमें वो योजनाएं भी हम शामिल करेंगे जो भारत सरकार की ओर से चल रही है और जो राजस्थान के अंदर लगातार न्यूज के अंदर रहती है। तो उन योजनाओं को भी हम शामिल करते हैं कि राजस्थान के अंदर गरीब व्यक्तियों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं कार्यरत है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा में से हमने ये टॉपिक कवर किए हैं कि आर्थिक समीक्षा में जो अच्छे से हो उन्हीं को हमने अच्छे से कवर किया है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, राजस्थान के अंदर ये 5 प्रमुख जो पहल है या योजनाएं हैं वो चलाई जा रही है ताकि गरीब व्यक्तियों को खाद्यान्नों की उपलब्धता हो पाए। अब आप देखिए, कोई भी जो व्यक्ति होता है, रोटी, कपड़ा और मकान उसकी सबसे पहली बेसिक जरूरत होती है। सबसे पहली जो बेसिक जरूरत होती है किसी व्यक्ति की दोस्तों, वो होती है रोटी, कपड़ा और मकान। सबसे पहले उसे यही चाहिए होता है, बाकी बातें सब बाद में आती है। पहले तो ये 3 चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो सरकार ने भी इसी चीज को ध्यान में रखा और गरीब व्यक्तियों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ये महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही है। इसमें सबसे पहले तो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके बाद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट बना था उसके तहत ये लागू की गई। उसके बाद में इसमें और सुधार करते हुए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की गई कि एक ही राशन कार्ड से आप देश के किसी भी कोने में जाकर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं और उचित और रियायती दरों पर आप खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। फिर जो उचित मूल्य की दुकानें हैं वहां पर पीओएस मशीनों की स्थापना, यानी एक मशीन रहती है और उसके ऊपर जब व्यक्ति जाके अंगूठा लगाएगा तो ही उसे उसे उसका हिस्से का राशन मिलता है। उसके बाद में सहरिया, खैरवा और कथोड़ी जनजाति को खाद्य सुरक्षा देने के लिए अलग से एक योजना राजस्थान के अंदर चलाई जा रही है। आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर एकमात्र जो जनजाति है, जो आदिम जनजाति है, वो है हमारी सहरिया जनजाति, जिसे आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है। यानी ये जनजाति बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है और जो आदिम या आदिकाल के अंदर जो आदिवासी जो जिन जिन कार्यों को संपादित करते थे, ये जनजाति भी उन्हीं को कर रही है। इसलिए इनके लिए डेडिकेटेड रूप से एक अलग से ही खाद्य सुरक्षा योजना चलाई है ताकि इनका कल्याण अच्छे से हो पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। तो देखिए, इसे हम एक बार विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती क्या है। देखिए, नाम से स्पष्ट है कि सभी को खाद्यान्नों का वितरण करने की जो एक प्रणाली है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाती है। अब देखिए, इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है कि आपको पता होगा कि आपके आसपास उचित मूल्य की दुकानें होती है। उचित मूल्य की दुकानें, उचित मूल्य की दुकानें। उचित मूल्य की दुकान पे क्या होता है दोस्तों कि वहां पर रियायती दर पे अनाज मिलता है। कि जो भी व्यक्ति लाभार्थी व्यक्ति है, सरकार निर्धारित करती है कि किस किस व्यक्ति को अनाज मिलेगा, तो वो व्यक्ति जाकर उचित मूल्य की दुकानें, जो सामान्यतः हम इसे कहते हैं सरकारी राशन की दुकान, या इसे हम शॉर्ट में कह देते हैं पीडीएस, पीडीएस शॉप। ठीक है, तो ये उचित मूल्य की दुकान या पीडीएस शॉप पर जाकर कोई भी गरीब व्यक्ति वहां से अपने हिस्से का अनाज खरीद सकता है, जो सरकार ने निर्धारित किया है कि भाई आपको 5 किलो मिलेगा या 30 किलो मिलेगा या 35 किलो मिलेगा। उतना अनाज जो व्यक्ति खरीदेगा वो उचित मूल्य की दुकान से जाकर खरीद सकता है। अब हम समझेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, ये प्रणाली काम कैसे करती है, इन दुकानों पे अनाज आता कहां से है, सरकार इस दुकान को अनाज कहां से लाकर देती है। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू से समझते हैं
कि मान लीजिए ये किसान है इसके खेत में खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ है, जो मूल स्रोत है वो तो किसान ही है, किसान ही खाद्यान्नों का उत्पादन करेंगे। अब क्या होता है दोस्तों, जब किसानों के खेतों के अंदर फसल तैयार हो जाती है, मान लीजिए किसानों ने गेहूं बोया, वो गेहूं की फसल तैयार हो गई, उसके बाद में सरकार क्या करती है, सरकार करती है दोस्तों एमएसपी पर खरीद। सरकार सभी किसानों को कहती है कि आप अपना जो अनाज है, आपका जो अनाज उत्पादित हुआ है, वो अनाज आप लेकर मंडी में आ जाइए, और मंडी के अंदर सरकार आपका जो भी उत्पाद है उसको एमएसपी, जो एमएसपी हमने निर्धारित कर रखी है, उस एमएसपी के ऊपर हम उसको खरीदेंगे। ठीक है। एमएसपी पे जो खरीद होती है दोस्तों, वो मुख्यतः केंद्र सरकार के निर्देशन के अंतर्गत होती है। केंद्र सरकार इसमें डायरेक्शन देते हैं, केंद्र सरकार इसमें गुणवत्ता का निर्धारण करता है। केंद्र सरकार के द्वारा जो मंत्रिमंडलीय समिति है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति एमएसपी तय करती है। ठीक है। एमएसपी तय कौन करता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, ये एमएसपी तय करती है। तो उसके बाद में क्या होता है, निर्देश आते हैं केंद्र सरकार के, और जो खरीद का काम है वो खरीद का काम किया जाता है राज्य सरकारों के द्वारा। ठीक है। तो एमएसपी प्रणाली अगर हमसे पूछा जाए तो हम ये बताएंगे कि एमएसपी प्रणाली केंद्र सरकार और राज्य सरकार का संयुक्त प्रयास है, दोनों ही सरकारें इसमें प्रयास करती है और एमएसपी पर फसलों की खरीद करती है। ठीक है। तो जैसे ही यहां पर एमएसपी पर फसलों की खरीद हुई, फसलों की खरीद हो गई, और इस फसलों की खरीद की निगरानी करता है वो दोस्तों, वो करता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई है, जो केंद्र सरकार की एजेंसी है, वो इसका पूरा निर्देशन करती है। एमएसपी पर जब अनाजों की खरीद हो गई तो उसके बाद में दोस्तों ये अनाज चले जाते हैं एफसीआई के गोदाम के अंदर। कहा जाते हैं? एफसीआई के गोदाम बहुत ज्यादा बनाए हुए हैं, उन गोदामों के अंदर इन खाद्यान्नों को रख दिया जाता है। सबसे पहले किसान के यहाँ पे अनाज पैदा हुआ, फिर मंडी में एफसीआई के निर्देशों के अनुसार एमएसपी पर उनकी खरीद हो गई, फिर वो जो हमने खरीद की है, जो गेहूं हमने खरीदा है, जो चना हमने खरीदा है, या जो भी फसल हमने खरीदी है, उसे एफसीआई के गोदाम में रख दिया गया है। उसके बाद में एफसीआई या केंद्र सरकार क्या करती है कि अलग अलग राज्यों को ये बांट देती है, कि जहां पर मान लीजिए पंजाब जैसा एरिया है जहां गेहूं बहुत ज्यादा उत्पादित है, तो सरकार ये कहती है कि भाई उत्तर प्रदेश या राजस्थान जैसे जो स्टेट है जिनके पास अनाज नहीं है, तो वो भाई आपका हिस्सा है, ये इतना क्विंटल आपका हिस्सा है, आप इसको यहां से ले जाओ। तो एफसीआई क्या करती है दोस्तों, राज्य सरकारों को आवंटित करती है। क्या करती है? राज्य सरकारों को अनाजों का आवंटन करती है, राज्य सरकार को इसका आवंटन किया जाता है, राज्य सरकार को इसका आवंटन किया जाता है। आ गया समझ में? सबसे पहले किसान है, उसके पास फसल उत्पादित होगी, वो किसान मंडी में आएगा और एमएसपी पे अपनी फसल बेचेगा, जिसे एफसीआई खरीदेगा, एफसीआई अपने गोदामों के अंदर उसे रख लेता है। उसके बाद में अलग अलग राज्यों को वो आवंटित कर देता है कि भाई हाँ आपका हिस्सा इतना है, आपका हिस्सा इतना, आप ले जाओ। और राज्य सरकारें क्या करती है दोस्तों, राज्य सरकारें इसको लाकर और उचित मूल्य की दुकानों के ऊपर रख देती है, जहां से गरीब व्यक्तियों को यह वितरित किया जाता है। आ गया आपके समझ में? ये कहलाती है पूरी की पूरी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनेक ऐसी प्रक्रियाओं का समूह है जिसके माध्यम से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलता है, तो वहीं दूसरी ओर जो गरीब व्यक्ति हैं उनको भी उचित मूल्य या निःशुल्क मूल्य पर खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। आ गया समझ में? तो ये हमारी डेफिनेशन होनी चाहिए, और ये डेफिनेशन कब होगी दोस्तों, जब हमारे पास कंसेप्ट की क्लियरिटी होगी। हमें पता होना चाहिए कि जो उचित मूल्य की दुकानें हैं या पीडीएस की शॉप है जहां से गरीब व्यक्तियों को अनाज मिलता है, वो अनाज आता कहां से? वो अनाज आता है दोस्तों राज्य सरकारों की ओर से आवंटित जो अनाज होता है वो आता है। राज्य सरकारों कहां से मिलता है? वो केंद्र सरकार या एफसीआई की तरफ से मिलता है। एफसीआई अनाज कहां से लाती है? एफसीआई अनाज मंडियों से लाती है, और मंडियों में अनाज कहां से आता है? किसानों के खेतों में जो अनाज पैदा होता है उसे एमएसपी पर खरीदा जाता है और उसे बाद में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है गरीब व्यक्तियों को। अब इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दो लाभ तो आपको पता ही चल गए कि एक तो किसान को एमएसपी मिल जाएगी, समझ में आ गए? किसान को एमएसपी मिल जाएगी, उसे अच्छे दाम मिल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि जो गरीब व्यक्ति हैं जो उचित मूल्य की दुकान से खरीद रहे हैं, उन गरीब व्यक्तियों को उचित मूल्य पर या निःशुल्क खाद्यान्नों की उपलब्धता हो जाएगी। आ गया समझ में? अब इसका एक लाभ और है, तीसरा लाभ, एक लाभ आपको पता चल ही गया, किसानों को इसका लाभ है। ठीक है। दूसरा लाभ हमें पता चल गया कि जो गरीब व्यक्ति हैं उन्हें भी इसका लाभ है। और तीसरा लाभ बहुत एक इंपॉर्टेंट लाभ है दोस्तों। कई बार क्या होता है, आप देखते हो कि मार्केट के अंदर जो सामान्य व्यक्ति हैं, जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति हैं, जो इस
पीडीएस शॉप पर जाके खरीदने के लिए योग्य नहीं है। सरकार ने कह रखा है जो गरीब आदमी होगा वही यहाँ से रियायती दरों पे खरीदेगा, हर आदमी नहीं खरीदेगा। तो बाकी जो लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो जाके बाजार से नॉर्मल आटा खरीदते हैं या गेहूं खरीदते हैं। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, गेहूं के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं या चावल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो सरकार क्या करती है कि जो एफसीआई के गोदाम में एक्स्ट्रा जो पड़े हुए हैं, बहुत सारा गेहूं एक्स्ट्रा रहता है, इसे बफर स्टॉक कहते हैं, बहुत सारा गेहूं या चावल सरकार स्टोर करके रखती है अलग से कि भाई कभी मान लीजिए अकाल पड़ा या कोरोना जैसा महामारी आई तो उस समय के लिए हम बचा के रखते हैं। तो सरकार क्या करती है, अगर खुले बाजार के अंदर खाद्यान्नों के दाम बहुत तेजी से बढ़ते हैं तो सरकार डायरेक्टली ही बाजार के अंदर इन खाद्यान्नों को वितरित करना शुरू कर देती है, बाजार में आपूर्ति शुरू कर देती है। ठीक है, खुले बाजार के अंदर सरकार एफसीआई के माध्यम से इन्हें बेचना शुरू कर देती है। तो अब जब आपूर्ति बढ़ रही है तो वस्तुओं के दाम कम हो जाएंगे। हमने अच्छी तरह समझा था कि जब आपूर्ति बढ़ रही है तो वस्तुओं के दाम कम हो जाएंगे। तो खुले बाजार के अंदर जो खाद्यान्न है उनकी कीमतों को नियंत्रित रखना भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण लाभ है या कार्य है। तो हमने देख लिया इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक लाभ तो होता है किसानों को कि उनको उचित मूल्य पर जो उनकी फसल है वो खरीदी जाती है। दूसरा लाभ है गरीब व्यक्तियों को, क्योंकि उनको पीडीएस के माध्यम से खाद्यान्नों की आपूर्ति करवाई जा रही है। और तीसरा लाभ है दोस्तों खुले बाजार में या जो मध्यम वर्गीय है उन्हीं व्यक्तियों को, क्योंकि उन व्यक्तियों को भी अगर बहुत ज्यादा दाम बढ़ते हैं तो सरकार इसे मार्केट में रिलीज कर देती है कि भाई आप हमसे भी खरीदो, कोई भी खरीदो आके। इस वजह से खुले बाजार के अंदर भी खाद्यान्नों के दाम नियंत्रित रहते हैं। आपके आ गया समझ में? मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आप अच्छे से समझ लें। ये समझ में आने के बाद में अब हम योजनाओं पे चलते हैं दोस्तों। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यहां पर हम इसे समझते हैं एक बार कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो जो किसान है वो किसान ने क्या किया, वो आके और एफसीआई को अपनी फसल बेची और बदले में एफसीआई ने क्या दिया, एमएसपी। क्या दी इन्हें? एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार किसानों की फसल को खरीदने के लिए तैयार है। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वह न्यूनतम मूल्य जो सरकार के द्वारा किसानों को दिया ही जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले किसान अपना जो भी फसल का उत्पादन है वो एफसीआई को या केंद्र सरकार को देंगे मंडी में, और केंद्र सरकार या एफसीआई उसके बदले में इन्हें एमएसपी देती है। उसके बाद में एफसीआई क्या करती है कि राज्यों को, ये जो इनके पास गेहूं इकट्ठा हो गया है, चावल इकट्ठा हो गया, ये राज्यों को बांट देती है कि भाई आप अपना अपना हिस्सा लेके जाओ। तो राज्यों के पास ये चला जाता है। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, राज्य इन्हें फेयर प्राइस शॉप पर या उचित मूल्य की जो दुकानें हैं उन पर ले जाकर रख देते हैं और वहां से गरीब व्यक्तियों को बांटा जाता है। समझ में आ गई बात? वहां से गरीब व्यक्तियों को बांटा जाता है। तो यहां पर संक्षिप्त में प्रक्रिया बताई हुई है, हमने इसको विस्तार से भी अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया। आ गया आपके समझ में कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली क्या है या सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है और ये कैसे काम करती है। इसके लाभ हमें पता चल गए, किसानों को इसका लाभ होता है, गरीब व्यक्तियों को लाभ होता है, और खुले बाजार के अंदर जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति हैं, अगर खुले बाजार में भी इनके खाद्यान्नों के दामों में वृद्धि होती है तो वहां पर भी उसके दामों को नियंत्रित करने के लिए सरकार के द्वारा खाद्यान्नों की आपूर्ति कर दी जाती है। तो हमें अच्छी तरह समझ में आ गया कि कैसे ये एमएसपी प्रणाली या ये पीडीएस प्रणाली है ये काम करती है। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलें आगे। देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, इसका मंत्रालय भी आप ध्यान रखें कि जो हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो किस मंत्रालय के अधीन काम करती है, तो हमें पता चल ही गया। इसके बाद में क्या है, पीडीएस, सस्ती कीमतों पर खाद्यान्नों के वितरण के माध्यम से कमी के प्रबंध की एक प्रणाली है। समझ में आ गई कि जो खाद्यान्नों की जो कमी है, अब हमें अच्छी तरह पता है कि पंजाब हरियाणा के अंदर गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, पंजाब हरियाणा में गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसके अलावा जो अन्य राज्य हैं जैसे राजस्थान को ही ले लो, तो यहाँ जनसंख्या ज्यादा है और बुआई का क्षेत्र कम होने की वजह से खाद्यान्न कम है। तो सरकार क्या करती है कि जहां पर अधिक खाद्यान्न है वहां पर तो एमएसपी पर खरीद करेगी और जहां पर इनकी जरूरत है उन राज्यों के अंदर इसे भेज देगी। तो जिन राज्यों के अंदर कमी है उन कमी को दूर करने के लिए, उस कमी का प्रबंधन करने के लिए भी ये प्रणाली काम करती है। ठीक है, यहां तक आ रहा है अपनी समझ में? चले आगे। चलिए देखिए, पीडीएस का संचालन हमने अच्छी तरह पढ़ लिया कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो संचालन है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा ही मिलकर किया जाता है।
समझ में आ गया। केंद्र सरकार क्या काम करेगी, एमएसपी पर खरीद करेगी और एफसीआई के गोदामों में रखेगी और उसके बाद में राज्यों को वो आवंटित किया जाएगा। उसके बाद में राज्यों का काम शुरू होता है, वो उसे ले जाएंगे और जो फेयर प्राइस शॉप है या उचित मूल्य की दुकान है वहां पर ले जाकर गरीब व्यक्तियों का वितरण करने का जो काम है वो राज्य सरकारों के पास आता है। तो ये जो पूरा का पूरा हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली है या पीडीएस है, वो केंद्र और राज्य दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी के साथ संचालित किया जाता है, दोनों की संयुक्त भागीदारी के साथ संचालित किया जाता है। अब देखिए केंद्र सरकार क्या क्या काम करती है। केंद्र सरकार भारतीय खाद्य निगम या एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से राज्य सरकारों को खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, परिवहन और आवंटन की जिम्मेदारी संभालती है। ठीक है, एफसीआई क्या करती है, उनकी खरीद करेगी, सबसे पहले उनको भंडारित करेगी और उनको ले जाकर गोदामों के अंदर रखेगी और फिर उसका आवंटन करेगी राज्यों को कि भाई आप, राजस्थान है वो 5 मैट्रिक टन खाद्यान्न ले जाओ और उत्तर प्रदेश है वो 8 मैट्रिक टन खाद्यान्न ले जाओ, तो उनका आवंटन किया जाता है हर राज्य को। उसके बाद में राज्य सरकारें क्या काम करती है कि सबसे पहले राज्य के भीतर आवंटन कि भाई किस किस जिले के अंदर हमें कितना कितना अनाज भेजना है, ये राज्य सरकार निर्धारित करेगी। इसके अलावा कौन कौन व्यक्ति है जो लाभार्थी होगा, लाभार्थी के लिए क्या क्या शर्तें हैं, भाई आय कितनी होनी चाहिए या संपत्ति कितनी होनी चाहिए, ये सारा निर्धारण करती है राज्य सरकारें। उसके बाद में राशन कार्ड का निर्माण करना, ये भी राज्य सरकार बनाती है। उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना करना, उनका नियंत्रण करना, ये सारा काम दोस्तों राज्य सरकारें करती है। तो अब हमने अच्छी तरह समझ लिया था कि पीडीएस प्रणाली क्या है, उसके अंदर केंद्र सरकार क्या क्या काम करती है और राज्य सरकार क्या क्या काम करती है। समझ में आ गई बात। तो ये प्रीलिम्स के लिए देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस में मैं आपको बताऊं 2016 की आप मेंस की बात कर लीजिए, 2018 की कर लीजिए या 21 की कर लीजिए, पीडीएस से संबंधित सवाल हर बार एग्जाम में पूछा गया है, तीनों बार ये एग्जाम मेंस के अंदर आया है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करंट अफेयर्स के में ये आता रहता है और ये खाद्यान्न से जुड़ा हुआ टॉपिक है, गरीबों से जुड़ा हुआ टॉपिक है और बहुत बड़ी जनसंख्या को ये कवर करता है, इसके लिए इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसीलिए मैं इसको ध्यान से आपको समझा रहा हूं और आप भी बिल्कुल विस्तार से ध्यान से इसे आराम से समझते चलिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं राज्य के अंदर। तो राज्य के अंदर सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनेक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लागू की गई है और इसमें कौन कौन सी उद्देश्य हैं देखिए। कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करना, मैंने आपको बताया कि जब बाजार के अंदर कीमतें बहुत तेजी से बढ़ने लग जाती है ना, तो एफसीआई राज्य सरकारें क्या करती है, जो उनके पास स्टॉक है ना उसे मार्केट में ही रिलीज कर देती है, तो मार्केट में आपूर्ति बढ़ जाती है और जब किसी वस्तु की आपूर्ति बढ़ जाती है तो वस्तु के दाम कम होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, समाज के गरीब और जरूरतमंद वर्गों को बुनियादी वस्तुओं की सस्ती दरों पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, ये हम समझ ही रहे हैं कि फेयर प्राइस शॉप जो हमने यहाँ लिखा था, उचित मूल्य की दुकानें हैं, इनके माध्यम से गरीब व्यक्तियों को बहुत ही रियायती दरों पर ये खाद्यान्न उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो यही इसका उद्देश्य होता है। अब देखिए राज्य सरकारों क्या क्या काम है वो हमने पहले पढ़ लिए, वापस रिवीजन कर लेते हैं। उचित मूल्य दुकानों की स्थापनाएं करना, खाद्यान्नों का आवंटन व उनका वितरण करना, राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य के दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण करना, निगरानी करना, ये सारी जिम्मेदारी जो है ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। उचित मूल्य दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से देखिए मेन कौन सी चीजें बांटी जाती है, एक तो गेहूं बांटा जाता है, सबसे मेन तो है गेहूं। हमारे राजस्थान में तो गेहूं ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक जीन्स है जिसका वितरण किया जाता है। उसके बाद में कुछ जगह चावल भी है, कुछ जगह चीनी भी है। इनका वितरण दोस्तों किस आधार पे किया जाता है, मासिक आधार पे। ये आप ध्यान रखना कि हर परिवार का एक कोटा होता है कि भाई आपका जो परिवार है उसे 35 किलोग्राम गेहूं मिलेगा और ये 35 किलोग्राम गेहूं कब मिलेगा, प्रति माह के हिसाब से। तो जो भी इसमें आवंटन किया जाता है ना, जो भी पीडीएस प्रणाली के अंदर आवंटन होता है वो होता है दोस्तों मासिक आधार पर, कि व्यक्ति को एक ही बार महीने में केवल एक ही बार दुकान पे आना पड़े और पूरे महीने का राशन उनको दे दिया जाए। ठीक है, इसी प्रणाली के आधार पर ये काम होता है। तो हमने अच्छी तरह पढ़ लिया, आपके समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत मुझे लगता है अब शायद इसमें नहीं होगी, पूरी हमने प्रणाली समझ ली, क्या काम करती है, राज्य सरकारें क्या काम करती है, केंद्र सरकार क्या काम करती है, पूरी प्रणाली काम कैसे करती है, फायदे कैसे कैसे होते हैं। तो ये इस तरह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक बहुत महत्वपूर्ण प्रणाली है जो काम करती है। अब देखिए आप लोगों को पता है कि हमारे देश के अंदर संसद के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया और मैंने आपको पहले बता रखा है कि देखिए योजनाएं सरकार के द्वारा शुरू की जाती है। अब सरकार जब चाहे उस योजना को बंद कर सकती है। ठीक है, मान लीजिए कोई योजना सरकार ने शुरू की और सरकार एक अब कहती है कि नहीं अब इस योजना को हम बंद करें, तो वो आराम से कर सकती है। लेकिन अगर सरकार के द्वारा कोई एक्ट बना दिया जाता है, संसद के द्वारा या राज्य की विधान मंडलों के द्वारा अगर कोई भी एक्ट बना दिया जाता है दोस्तों,
तो फिर सरकारों की एक ये वैधानिक जिम्मेदारी हो जाती है, सरकारों की वैधानिक जिम्मेदारी हो जाती है या वैधानिक दायित्व हो जाता है सरकार का, और जो नागरिक हैं उनका अधिकार हो जाता है कि हाँ अब हमें ये अधिकार मिलना चाहिए, अब सरकारें अधिकार देने से मना नहीं कर सकती। तो खाद्य को यानी खाद्यान्नों की जो प्राप्ति है वो एक अधिकार के रूप में देने के लिए संसद के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम संसद के द्वारा पारित किया गया ताकि लोगों को खाद्यान्नों का अधिकार मिल सके, लोग अधिकार के साथ अब खाद्यान्नों की मांग करें कि हाँ हमारा अधिकार है, हमें खाद्यान्न दो आप, और कितना कितना दो वो इस योजना के अंदर हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक एक्ट संसद के द्वारा पारित किया गया जिसका नाम था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इस अधिनियम के तहत लोगों को अधिकार मिला और इसी अधिनियम की पूर्ति करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लागू की गई। ठीक है, अब लोगों का अधिकार है, अब सरकारें बच नहीं सकती कि भाई हम खाद्यान्न नहीं देंगे, ऐसे नहीं करेंगे, अब देना ही पड़ेगा, सरकारों की वैधानिक दायित्व बन गया, कानूनी जिम्मेदारी है सरकारों की और लोगों का कानूनी अधिकार बन गया। ठीक है, चलिए, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, इस योजना में क्या हो रहा है कि AAY अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय कौन होते हैं दोस्तों, जैसे आप देखिए ये जो बीपीएल लाइन है, हमने चित्र पढ़ ली थी कि बीपीएल लाइन कैसे बनाई जाती है, और बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। इस लाइन के जो नीचे जो भी व्यक्ति है ना वो सारे कहलाते हैं बीपीएल। ठीक है, ये लाइन का नाम है गरीबी रेखा। एक गरीबी रेखा का निर्धारण कर दिया सरकार ने कि भाई पर डे जो 50 रुपए कमाएगा वो इस रेखा से ऊपर होगा, बाकी इससे नीचे होंगे, तो वो है बीपीएल। और अंत्योदय अन्न योजना क्या होती है दोस्तों, इन बीपीएलों के अंदर भी जो सबसे गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए जो योजना लागू की जाती है उसे हम कहते हैं अंत्योदय अन्न योजना। यानी गरीब के अंदर भी जो गरीब व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के कल्याण के लिए योजना लागू की गई। और इस योजना में क्या कहा गया कि हर राशन कार्ड धारक परिवार को, क्योंकि आपको पता है राशन कार्ड बनता है एक परिवार का, राशन कार्ड एक व्यक्ति का नहीं बनता है, एक परिवार का बनता है, जिसे मुखिया का नाम होता है और उसकी जो संतानें होती हैं उन सदस्यों का नाम अंकित होता है। तो इसमें यह कहा गया कि जो राशन कार्ड है प्रत्येक राशन कार्ड पर 35 किलोग्राम गेहूं, और बीपीएल और स्टेट बीपीएल परिवार को प्रति माह 5 किलोग्राम गेहूं 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्रदान किया जाएगा। आ गया समझ में। तो जो अंत्योदय अन्न योजना कैटेगरी के परिवार है उन्हें 35 किलोग्राम अनाज प्रदान किया जाएगा प्रति माह। इसके अलावा जो बीपीएल परिवार है उसको 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से उपलब्ध करवाया जाएगा गेहूं। ठीक है, प्रति व्यक्ति कितना 5 किलोग्राम, और उसकी रेट क्या रखी गई 1 रुपया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई भी 5 व्यक्ति हैं जिनका परिवार है तो उन्हें जो अनाज मिलेगा मंथली वो मिलेगा 25 किलोग्राम अनाज, और उसकी रेट क्या होगी 1 रुपया पर केजी। ये बीपीएल के लिए है, और ये अंत्योदय के लिए तो बिल्कुल फ्री है कि आपको 35 किलो अनाज हम दे देंगे आप ले जाओ, लेकिन जो बीपीएल परिवार है उन्हें कहा कि आपको 1 रुपए के हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा और मंथली आपको प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो अनाज हम दे देंगे। ठीक है, तो ये है हमारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण पहल की है। क्या होता है दोस्तों, आप देखोगे जब अपने जो ये फेयर प्राइस शॉप है, अभी हम पढ़ रहे थे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंदर ये फेयर प्राइस शॉप है या उचित मूल्य की दुकानें, उचित मूल्य की दुकानें। ठीक है, उचित मूल्य की दुकान पे क्या होता है, जैसे ही आप जाएंगे तो आप अपना राशन कार्ड लेके जाते हैं वहां पे, और उस राशन कार्ड के माध्यम से ही आपको अनाज आवंटित होता है। अब पहले क्या होता था कि पहले आपका जो राशन कार्ड है ये आपके सामने होगा, आपने देखा भी होगा कि राशन कार्ड, तो इस राशन कार्ड के अंदर ही आपकी दुकान का नाम लिखा होता था, और वो दुकान कौन सी होती थी जो आपके गांव के पास में है। तो उसमें क्या नियम होता था कि आप ये राशन कार्ड लेकर जाओ, जिस जो नाम आपके राशन कार्ड में लिखा हुआ है, इस राशन कार्ड के अंदर ही लिखा हुआ आता था कि आपका गांव है, उसके आसपास दुकान है, उस दुकान का नाम लिख के देते थे, और इसी दुकान से ही आप केवल वो खाद्यान्न प्राप्त कर सकते थे जो भी हम पढ़ रहे थे कि 35 किलोग्राम और प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 किलोग्राम। तो वो जो खाद्यान्न आपको लेना है वो स्पेसिफिक दुकान है, उसी दुकान से ही आपको जाके मिलेगा। हम सब जानते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर उचित मूल्य की दुकानें खुली हुई है, बहुत सारी उचित मूल्य की दुकानें खुली हुई है, लेकिन कोई व्यक्ति किस दुकान से जाके अनाज लेगा, वो लेगा दोस्तों उसी दुकान से जिसका नाम इस राशन कार्ड में लिखा हुआ है। इस राशन कार्ड के अंदर लिखा हुआ आता था कि आपका जो सामान आपको मिलेगा उचित और रियायती दरों पे, जो अनाज मिलेगा वो फला फला दुकान से ही आपको लेना है, दूसरी दुकान पर जाके आप नहीं ले सकते, दूसरी दुकान वाला आपको नहीं देगा। तो हम क्या करते थे, जो उचित मूल्य की दुकान होती थी जिसका नाम इसमें लिखा है, उसी उचित मूल्य की दुकान पे जाकर वो व्यक्ति पहले अनाज लेता था। ये प्रक्रिया चलती रही। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे कई लोग हैं बेचारे जो मजदूरी करने के लिए गांवों से शहरों की ओर आ गए,
और शहरों में मजदूरी कर रहे हैं। कई लोग हैं जो जैसे कई महिलाएं हैं जिनका विवाह हो गया और दूसरे गांव में चली गई, तो ऐसे लोगों को है ना राशन लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। अब मान लीजिए कोई गांव का व्यक्ति है, वो शहर में आके रहने लग गया। अब शहर के अंदर क्या है, एक दुकान है, फेयर प्राइस शॉप की दुकान है, लेकिन इसके राशन कार्ड में तो उस गांव वाली दुकान का ही एड्रेस लिखा हुआ है। जो गांव में जो दुकान थी ना फेयर प्राइस शॉप की, उसी का ही एड्रेस लिखा हुआ है, तो वो शहर के अंदर आके अपने राशन कार्ड से अनाज नहीं खरीद सकता। ये पहले प्रक्रियाएं चलती थी कि आपका इस राशन कार्ड के अंदर जिस दुकान का नाम लिखा हुआ है, जिस फेयर प्राइस शॉप का नाम लिखा हुआ है, वहीं से आप अनाज लो, आप दूसरी जगह से अनाज नहीं ले सकते। तो बेचारे जो मजदूर थे, जो मजदूरी करने के लिए शहरों में आते थे गरीबी के कारण, उनको महंगे दामों के ऊपर अनाज खरीदना पड़ रहा था। या फिर वो महीने में एक दिन छुट्टी करके अपने गांव जाओ और वहां पर जाकर राशन कार्ड दिखाओ और वहां से अनाज लो, उस अनाज को फिर लेके आओ शहर में। ये प्रक्रिया अपनाई जा रही थी। तो इस प्रक्रिया को दूर करने के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए और गरीब व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक योजना चलाई गई, जिसका नाम रखा गया वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। इसका मतलब है कि आपका राशन कार्ड बना होना चाहिए। आपका राशन कार्ड बना हुआ है, आपका अगर राशन कार्ड बना हुआ है तो आप पूरे देश में कहीं भी जाकर किसी भी राशन की दुकान से अपना जो मंथली आपका जो अलॉट किया हुआ राशन है वो आप ले सकते हो। तो कितनी बढ़िया योजना है। सबसे बड़ा फायदा तो मजदूरों को होगा, जो प्रवासी मजदूर होते हैं, जो यूपी और बिहार से ज्यादातर मजदूर गुजरात, पंजाब या दक्षिणी भारत की तरफ जाते हैं, उन मजदूरों को बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि उनको सरकार ने कह दिया कि एक ही राशन कार्ड पूरे देश के अंदर चलेगा। पहले तो वो राशन कार्ड केवल एक गांव में चल रहा था, उसके बाहर भी आप चले गए दूसरी दुकान पे तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार ने एक योजना लागू की, केंद्र सरकार ने, और ये कहा कि हम सारे के सारे जो देश के राशन कार्ड हैं उनको आपस में जोड़ रहे हैं। अब कोई भी व्यक्ति जिसका राशन कार्ड बना हुआ है वो पूरे देश में जाकर कहीं से भी अनाज खरीद सकता है। ठीक है, ये सब संभव हुआ दोस्तों ऑनलाइन जो प्रणाली है उसकी वजह से, क्योंकि अब ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा कि भाई मिस्टर श्यामलाल है, मिस्टर श्यामलाल ने अनाज अपना उत्तर प्रदेश में से खरीद लिया है। तो अब मिस्टर श्यामलाल देश में कहीं भी जाएगा तो ऑनलाइन के माध्यम से पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस महीने का जो अलॉटमेंट था, आपको जो अनाज मिलना था आपने ले लिया, तो कहीं से भी वो ले सकता है। इसी योजना का नाम है वन नेशन वन राशन कार्ड, यानी एक ही राशन कार्ड आपको बनाना है और वो पूरे देश के अंदर आपका लाभार्थी के रूप में आप कहीं से भी उसके माध्यम से लाभ ले सकते हो। इस योजना में लाभार्थियों की आधार से सीडिंग का कार्य किया गया, यानी राशन कार्ड और आधार कार्ड को जोड़ दिया गया। समझ में आ गई बात। सीडिंग का मतलब क्या होता है, राशन कार्ड और आधार कार्ड के डेटा को एक जगह मर्ज कर दिया गया। यानी अगर आप अंगूठा लगाओगे तो आपकी पहचान सुनिश्चित की जा सकती है, क्योंकि आधार कार्ड का डेटा आ गया ना अब राशन कार्ड में। तो अगर कोई भी व्यक्ति राशन की दुकान में जाके अपना अंगूठा लगाएगा तो आधार कार्ड के माध्यम से उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, 4.10 करोड़ लाभार्थियों की सीडिंग तो पूरी हो चुकी है, जो 96% है। देखिए राजस्थान के अंदर 4 करोड़ लोग, यानी लगभग 96% लोग जो हैं उनकी सीडिंग हो चुकी है, यानी उनका राशन कार्ड वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत आ चुका है, यानी वो कहीं से भी जाकर अपना राशन खरीद सकते हैं। वर्तमान में राज्य स्तरीय पोर्टेबिलिटी का मतलब है कि आप राज्य यानी राजस्थान में आप चाहे कहीं भी रहो आप आराम से राशन खरीद सकते हो। दूसरा है अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी लागू है। अंतरराज्यीय का मतलब ये राजस्थान का राशन कार्ड है, आप किसी भी दूसरे राज्य में जाकर भी राशन खरीद सकते हो इसी राशन कार्ड के माध्यम से। ठीक है, ये होती है अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी। राज्य का कोई भी नागरिक अन्य राज्य से तथा अन्य राज्य का कोई भी नागरिक राजस्थान में अपना राशन प्राप्त कर सकता है। आ गई समझ में कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना क्या है, ये क्यों लागू की गई, इससे पहले क्या समस्याएं आ रही थी और अब किन किन समस्याओं का समाधान हो चुका है, राजस्थान के अंदर इसका क्या स्टेटस है, इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी क्या है, इंट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटी क्या है, यानी राज्य स्तरीय पोर्टेबिलिटी और अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी क्या है। आ गया समझ में सारे कंसेप्ट। ठीक है, चले आगे। चलिए, इसके बाद में सरकार ने एक और सुधार किया, और जो आप ये मशीनें देख रहे हैं ना, अब आप उचित मूल्य की दुकान पे जब भी जाएंगे ना, ये आपको मशीन देखने को मिलेगी। और इसी मशीन की वजह से, देखिए दोस्तों, इसी मशीन की वजह से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भी लागू हो पाएगी। क्योंकि जैसे ही लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके क्या करेंगे, जो अपना अंगूठा लगाएगा इसके ऊपर, ये देखिए अंगूठा लगाने का जगह है इसके अंदर, यहाँ अपना अंगूठा लगाएगा तो उसी लाभार्थी को ही अनाज मिल पाएगा। इससे क्या होगा कि अनाज की चोरी या अनाज की जो छीजत है ना, वो नहीं हो पाएगी। तो इसमें भ्रष्टाचार कम होगा। और इन मशीनों को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन या पीओएस मशीन, हम इन मशीनों को कहते हैं। तो जो उचित मूल्य की दुकानें हैं वहां पर सरकार के द्वारा पीओएस मशीनों की स्थापना की जा रही है, ताकि वास्तविक लाभार्थी, जो वास्तव में इसका लाभार्थी है, उसी को ही अनाज मिले और अनाज की छीजत नहीं हो या इसकी चोरी नहीं हो, इसका भ्रष्टाचार जो है वो सारा
बंद हो जाए। उचित मूल्य की दुकानों पर पॉस मशीनों की उपलब्धता चरणबद्ध तरीके से की जा रही है। उचित मूल्य की दुकानों पर उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन, बायोमेट्रिक सत्यापन का मतलब होता है कि आपके शरीर के ही बॉडी के ही किसी पार्ट के माध्यम से आपका सत्यापन किया जाए, जिसमें नॉर्मल क्या होता है, आपका थंब का प्रिंट या आपकी फिंगरप्रिंट या आपकी आइरिश स्कैन। तो इन चीजों के माध्यम से जो सत्यापन किया जाएगा उसे हम कहते हैं बायोमेट्रिक सत्यापन। इस सत्यापन करने के बाद ही राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। पॉस मशीनों द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन के पश्चात राशन सामग्री के वितरण से न केवल कालाबाजारी पर अंकुश लगा है, बल्कि लक्षित लाभार्थियों को पीडीएस सामग्री तक पहुंच सुनिश्चित हो पाई है। क्योंकि आपको पता है भाई, जो अंगूठा लगाएगा वो वास्तव में लाभार्थी है तो ही उसको अनाज मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, और उसका अनाज कोई दूसरा भी नहीं ले जा सकता। तो एक तो एक्चुअल में जो लाभार्थी है उनको सामान मिल रहा है, दूसरा इसमें जो कालाबाजारी थी, जो इसमें छीजत थी, जो इसमें भ्रष्टाचार था, वो भी इन मशीनों के आने के बाद समाप्त हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी एक योजना उचित मूल्य की दुकानों पर पीओएस मशीनों की स्थापना। चलिए, इसमें फिर भी आगे वही प्रोसेस बताई हुई है कि किसी भी लाभार्थी का अंगूठा निशान मिलान नहीं होने की स्थिति में उसके पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी भी चला जाएगा, उस माध्यम से भी वो ले सकता है। ठीक है, या तो आपका अंगूठा मैच कर रहा है, ठीक है, वो नहीं कर रहा है तो आप ओटीपी के माध्यम से ओटीपी बता दो, मशीन में डाल दो और आपका वो मैच हो जाएगा और उसके बाद में आप ले सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार के द्वारा एक योजना और चलाई जा रही है। आपको पता है जो ये जनजातियां हैं, मुख्य रूप से सहरिया जनजाति, ये तो आदिम ही है, और जो ये जनजातियां हैं जैसे खैरवा है और कथोड़ी है, इन जनजातियों के में भी जो पिछड़ापन है ना दोस्तों, वो बहुत ज्यादा है। जब आप कभी आपको जाना हो इस एरिया में, जैसे बारा साइड में या दक्षिण उदयपुर या डूंगरपुर बांसवाड़ा में, तो आप यहाँ देखो, वहां जाकर ये देखोगे कि जो आदिवासी है, वहां पर जो आदिवासी है ना, उनका पिछड़ापन बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। तो इसलिए सरकार उनके विकास के लिए, उनको खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए, खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या होता है, देखिए ये एक विस्तृत टर्म होती है। खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को, दूरस्थ दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को भी पूरे साल भर वो गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करना ही खाद्य सुरक्षा कहलाता है। आगे बात समझ में, कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो दुर्गम या दूरस्थ क्षेत्रों में भी रह रहे हो, उन सभी व्यक्तियों को साल भर गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना ही खाद्य सुरक्षा कहलाता है। कभी कभी डायरेक्ट टाइम भी पूछ ली जाती है कि खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या है। तो खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि साल भर दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों में भी व्यक्तियों को पोषण युक्त खाद्यान्न उपलब्ध करवाना ही क्या कहलाता है, खाद्य सुरक्षा। तो इन जनजातियों के लिए अलग से खाद्य सुरक्षा लागू की गई, और इन जनजातियों को क्या दिया जाता है, तेल भी दिया जा रहा है, घी भी दिया जा रहा है और दालें भी दी जा रही है। ये सब इनको दिया जा रहा है ताकि इन जनजातियों का कल्याण हो सके, और इनको क्या, ये सारी चीजें निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही। तो हमें ध्यान होना चाहिए कि कौन सी 3 जनजातियां हैं जिनके लिए अलग से खाद्य सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। तो वो है दोस्तों सहरिया, खैरवा और कथोड़ी। और इनको क्या मिल रहा है, अनाज तो मिल ही रहा है, उसके अलावा इनको दोस्तों दिया जा रहा है घी दिया जा रहा है, इनको खाद्य तेल दिया जा रहा है, और ये दालें इनको निःशुल्क प्रदान की जा रही है। ये ऑलरेडी ये परियोजना काफी समय से चल रही है और आर्थिक समीक्षा में भी ये बार बार आया हुआ है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, उसके बाद में राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, ये राजस्थान सरकार की एक संस्था है दोस्तों। और ये क्या काम करती है, ये राजस्थान के अंदर जो खाद्यान्नों का वितरण है उसका नियमन करती है, पीडीएस की शॉप का पर्यवेक्षण करती है, तो ये सारे काम करती है। तो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 2010 में, ये आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखें कि राजस्थान के अंदर राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, 2010 के अंदर। और इसका उद्देश्य क्या है, इस संस्था को स्थापित करने का उद्देश्य क्या है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सामानों का प्रभावी उठाव होना चाहिए। कि सरकार ने जो हमें अलॉट कर दिया, एफसीआई ने कहा कि जी आपका 5 मैट्रिक टन खाद्यान्न है, तो उसको उठा के लाना है, हमें उसका उठाव करना है, तो वो इस संस्था के द्वारा किया जाएगा। उसको फिर परिवहन करके हमें राजस्थान में लेके आना है, और उसके साथ साथ उसे उचित मूल्य की दुकानों पर भी पहुंचाना है ताकि वहां से लोग खरीद सके। तो ये जो सारे काम करने के लिए एक डेडिकेटेड रूप से, एक अलग से ही एक संस्था का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है राजस्थान राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम लिमिटेड। तो अगर ये सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसका कार्य करने के लिए किस संस्था का गठन किया गया है, तो दोस्तों वो संस्था है राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड। ये सवाल पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो खाद्य सुरक्षा योजना है उसे लागू करने का, या खाद्यान्नों को उठाने का, उनका परिवहन करने का और उचित मूल्यों पर
उचित मूल्य की दुकानों पर पहुंचाने की जो जिम्मेदारी जिस आयोग के पास या जिन निगम के पास है, उस निगम का नाम क्या है? तो उस निगम का नाम है राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इसके लक्ष्य क्या क्या है और एक इसकी स्थापना कब हुई थी, दोनों चीज हमें याद रख लेनी है, दोनों एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, ये क्या काम करता है? ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूं और चीनी की आपूर्ति करता है, और इसके अलावा चाय और नमक की भी आपूर्ति करता है। मेनली देखिए वही उद्देश्य हैं जो हमने अभी पढ़ लिए थे, उन्हीं को विस्तार से बताया है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इस निगम की स्थापना जो हमारी पूरी की पूरी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उस प्रणाली को राजस्थान स्तर पर क्रियान्वयन करने के लिए इस निगम का गठन किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। ये दोस्तों ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले ही बिरला ऑडिटोरियम के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है, इस योजना का शुभारंभ अभी 5-6 दिन पहले ही बिरला ऑडिटोरियम के अंदर मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इस योजना का उद्घाटन किया गया। ये योजना क्या है? देखिए, इस योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। इस योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। इस योजना में क्या है जो हमने अभी पढ़ी, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसके अंदर उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना की जा चुकी है ना, उचित मूल्य की दुकानें। अब इन दुकानों पर क्या होता है कि कोई भी जो व्यक्ति है, जो लाभार्थी है, सरकार ने जिसे लाभार्थी माना है, वो जाओ और मंथ में एक बार जाके अपना अनाज लेकर आ जाओ। लेकिन राजस्थान सरकार ने कहा कि ठीक है, हम उन्हें अनाज तो दे ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ में हम उसे एक पैकेट और देंगे। पैकेट का मतलब एक बड़ा कट्टा दे देंगे, एक इतना सा बैग है, प्लास्टिक का कट्टा है, वो कट्टा भी हम उसे दे देंगे। और वो कट्टा क्या होगा? बिल्कुल निःशुल्क होगा, वो कट्टा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और वो कट्टा राजस्थान सरकार की ओर से दिया जाएगा, उसमें केंद्र की कोई भागीदारी नहीं है। उस कट्टे के अंदर क्या क्या होगा, या उस पैकेट के अंदर क्या क्या होगा? उस पैकेट के अंदर देखो क्या क्या होगा दोस्तों। 1 किलो तो दाल होगी, 1 किलो चीनी होगी, 1 किलो नमक होगा, 100 ग्राम मिर्च पाउडर होगा, 100 ग्राम धनिया पाउडर होगा, और 50 ग्राम हल्दी पाउडर होगा। इसके अलावा 1 लीटर खाद्यान्न तेल, सोयाबीन का खाद्यान्न तेल, ये दिया जाएगा। समझ में आ गई बात? तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इसको एक तो अपने को ये पढ़ लेना है कि योजना क्या है। तो अन्नपूर्णा, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा निशुल्क जो खाद्य पैकेट योजना है, मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है, ये राजस्थान सरकार की योजना है, पहली बात। दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ये योजना शामिल की गई है। तीसरा है उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से लाभार्थियों को, जो लाभार्थी हैं जिन्हें निःशुल्क अनाज मिल रहा था, उन लाभार्थियों को उचित मूल्य की दुकानों पर एक फूड पैकेट दिया जाएगा। यानी एक कट्टा है, उसके अंदर कुछ चीजें डाल के उसे निःशुल्क में दी जाएगी, महीने में एक बार दी जाएगी। और उस पैकेट के अंदर क्या क्या होगा? उस पैकेट में होगा दोस्तों 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 लीटर सोयाबीन का रिफाइंड तेल, 100 ग्राम मिर्च, 100 ग्राम धनिया, और 50 ग्राम हल्दी। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है, क्वांटिटी भी याद रखनी है, इन चीज कौन कौन सी वो भी याद रखनी है। दाल 1 किलो, चीनी 1 किलो, नमक 1 किलो, मिर्च पाउडर 100 ग्राम, धनिया पाउडर 100 ग्राम, हल्दी पाउडर 50 ग्राम, और 1 लीटर सोयाबीन का तेल। तो ये सारी चीजें उस पैकेट के अंदर होगी, और सरकार का उद्देश्य यह है कि जो महंगाई है उससे राहत जनता को दिलाई जाए, क्योंकि उनको हम निःशुल्क अनाज तो दे रहे हैं, कुछ रियायती दरों पे या निःशुल्क अनाज तो दे रहे हैं, इसके अलावा उन्हें सब्जी बनाने के लिए भी हमें उनको ये सामान देना चाहिए निःशुल्क। तो सरकार ने सब्जी बनाने के लिए सारे सामान, आप देखोगे ये दाल, नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी और ये तेल, ये सारे सब्जी बनाने में प्रयुक्त होते हैं। तो सब्जी बनाने के उद्देश्य से भी ये चीजें दी जा रही है। इसके अलावा चीनी भी 1 किलो इसमें उपलब्ध करवाई जाएगी। तो हमें पता होना चाहिए कि अन्नपूर्णा जो फूड पैकेट योजना है, उस फूड पैकेट योजना का उद्देश्य क्या है, दूसरी बात उसके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल की गई है, और तीसरी बात इनकी मात्रा क्या क्या है। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये हर महीने, ये हर माह दिया जाएगा। और किसे दिया जाएगा? जो ऑलरेडी निःशुल्क या रियायती दरों पर अनाज प्राप्त कर रहे हैं, उन्हीं लाभार्थियों को हर माह ये फूड पैकेट प्रदान किए जाएंगे। और ये योजना किसकी है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये योजना किस विभाग की है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये योजना है दोस्तों सहकारिता विभाग की। किसकी है योजना? सहकारिता विभाग की। हम खाद्य और आपूर्ति विभाग करके आ जाएंगे, वो बिल्कुल गलत जवाब है। ये जो योजना है अन्नपूर्णा फूड पैकेट जो योजना है दोस्तों, वो योजना है सहकारिता विभाग की योजना। ठीक है, अन्नपूर्णा फूड पैकेट किसकी योजना है? सहकारिता विभाग की योजना है। किसकी योजना है? सहकारिता विभाग की योजना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं कि आगे हम कौन सी योजनाएं पढ़ेंगे। तो आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है वो। तो अब तक अगर आपने वीडियो शुरू से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जो बालकों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है
उसे हमने कवर कर लिया। उसके बाद में राजस्थान में जो पेंशन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है उससे हमने कवर कर लिया। उसके बाद में जो बालिकाओं के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है, बालिकाओं के लिए या महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है, उन योजनाओं को भी हमने अच्छे से कवर कर लिया। उसके बाद में जो आज का वीडियो था उसमें हमने सबसे पहले जो खाद्य सुरक्षा के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है उसे हमने अच्छे से कवर कर लिया है। और इसके बाद में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अल्पसंख्यकों के लिए। अल्पसंख्यकों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है, एक और योजनाएं थी वो कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जो विशेष योग्यजन है, विशेष योग्यजन व्यक्तियों के लिए भी जो योजनाएं हैं हमारे प्रदेश के अंदर, उन योजनाओं को भी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो सबसे पहले बालकों की योजनाएं थी उनसे कवर किया, फिर पेंशन की योजनाएं कवर की, फिर विशेष योग्यजनों के लिए जो योजनाएं थी उन्हें कवर की, फिर बालिकाओं और महिलाओं के लिए जो योजनाएं उन्हें कवर की, फिर खाद्य सुरक्षा के लिए जो योजनाएं उन्हें कवर की। और अब हम कवर करेंगे अल्पसंख्यक वर्गों के लिए कौन कौन सी योजनाएं राजस्थान के अंदर चलाई जा रही है। तो इसे हम आराम से अच्छे से कवर करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए करें शुरुआत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अल्पसंख्यक वर्गों के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं वो हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राजस्थान में मुख्य रूप से 8 योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। कितनी योजनाएं हैं? मुख्य जो योजनाएं हैं वो है 8, जो इंपॉर्टेंट है, जो न्यूज़पेपर में आती है या आर्थिक समीक्षा में बार बार वर्णन आता है या सूजस पत्रिका में वर्णन आता है या करंट अफेयर के अंदर जिनका वर्णन आता है, वो महत्वपूर्ण रूप से 8 योजनाएं हैं जो राजस्थान सरकार की ओर से संचालित की जा रही है। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं वो मुख्य रूप से 8 योजनाएं हैं जो राजस्थान में संचालित की जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, चले बढ़े आगे। तो देखिए 8 योजनाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो अल्पसंख्यक मामलात विभाग का गठन। हमने पहले भी पढ़ा था कि जब दिव्यांग व्यक्तियों का जब हम योजनाएं पढ़ रहे थे तो उसमें जो महत्वपूर्ण पहल थी वो थी एक विभाग का गठन। अब देखिए, विभाग का गठन होने से क्या फायदा होता है, जब भी किसी वर्ग के लिए अलग से एक विभाग का गठन होगा तो अलग से पूरा का पूरा स्टाफ आएगा। उसमें एक आईएएस अधिकारी होंगे, कुछ आरएएस अधिकारी होंगे, कुछ उसमें क्लरिकल स्टाफ होगा, कुछ इसमें सबऑर्डिनेट स्टाफ होगा, तो पूरा डेडिकेटेड एक स्टाफ होगा। स्टाफ होने का मतलब क्या है कि उस पूरे स्टाफ का काम क्या होगा कि वो जिस वर्ग के लिए स्थापित किया गया है वो विभाग, उस वर्ग के कल्याण के लिए वो काम करेंगे। तो सबसे पहले तो डेडिकेटेड रूप से एक पूरा प्रशासनिक ढांचा उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, जब विभाग का गठन किया जाता है तो उसे बजट मिलता है। तो जब अलग से किसी वर्ग के लिए बजट आने लग जाएगा तो निश्चित तौर पर उस वर्ग के लिए योजनाएं चलाई जाएंगी और उन योजनाओं का लाभ उन वर्गों को मिलना शुरू हो जाता है। तो ये हमने अच्छी तरह पढ़ लिया था कि विभाग के गठन का क्या फायदा होता है। उसके बाद में मदरसा आधुनिकीकरण योजना चलाई जा रही है। तो ये जो 2 इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं ये तो है राजस्थान सरकार की। इसके अलावा जितनी भी योजनाएं हैं, ये 6 योजनाएं बची हुई हैं, ये योजनाएं हैं केंद्र सरकार की जो राजस्थान के अंदर चल रही है, जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं और केंद्र सरकार की योजनाएं। चलिए हम बारी बारी से एक बार इनको पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अल्पसंख्यक होता कौन है, अल्पसंख्यक का मतलब क्या है। अब इस शब्द को आप तोड़ोगे तो हमें ये पता चलता है कि संख्या में जो कम है, जो संख्या में कम है उसे हम कहते हैं अल्पसंख्यक, जो संख्या में कम है उसे हम कहते हैं अल्पसंख्यक। लेकिन दोस्तों, संख्या किन की? संख्या धर्म के आधार पर निकाले, संख्या जाति के आधार पर निकाले, संख्या वर्ग के आधार पर निकाले, संख्या आप कह सकते हैं कि और किसी आधार पर या भाषा के आधार पर हम निकालें, तो कम संख्या अल्पसंख्यक का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जो कम संख्या में उपलब्ध हैं। लेकिन इसका आधार क्या हो, भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक, धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक, जाति के आधार पर अल्पसंख्यक, वर्ग के आधार पर अल्पसंख्यक, किसको गिने? तो भाई संविधान में तो कोई स्पष्ट परिभाषा इसकी नहीं दी हुई है। संविधान में कहीं भी, भारत के संविधान के अंदर कहीं भी यह नहीं लिखा गया है कि अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है। भारत के संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है। अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। पहली बात तो हमें याद रखनी। दूसरा क्या है कि संविधान में यह जरूर लिखा हुआ है कि भाई धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे, भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे, यानी जो धर्म के आधार पर कम संख्या में उनके अधिकारों की सुरक्षा करना जरूरी है, जो भाषा के आधार पर कम संख्या में है उनकी हमें सुरक्षा करना जरूरी है। लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूं कि अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है कि अल्पसंख्यक किसे माना जाएगा और किसे नहीं माना जाएगा। बस संविधान ये जरूर कहता है कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को ये योजनाएं का लाभ मिलेगा, उनका ये अधिकार होंगे। तो संविधान के अंदर उनके अधिकारों की बात तो कर ली कि भाई भाषाई जो हमारे अल्पसंख्यक उनको क्या क्या अधिकार होंगे या धार्मिक अल्पसंख्यक उनको क्या क्या अधिकार होंगे। जब आप अनुच्छेद 29
और जब अनुच्छेद 30 आप पढ़ेंगे तो ये अल्पसंख्यकों के अधिकारों की ही बात करते हैं। 29 और 30 अनुच्छेद जो हमारे संविधान के हैं, उन्हें जब आप पढ़ेंगे मूल अधिकारों के अंदर, तो ये दोनों अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की बात करते हैं, लेकिन वहां पर क्लियर परिभाषा नहीं लिखी हुई है कि अल्पसंख्यक किसे माने और किसे नहीं माने। ठीक है, लेकिन भारत सरकार अपनी अलग अलग योजनाएं चलाती है और उन योजनाओं को लाभ प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यकों का उन्होंने निर्धारण किया है। और भारत सरकार 6 वर्गों को अल्पसंख्यक मानती है। भारत सरकार अलग अलग योजनाएं चलाती है और उन योजनाओं के मकसद से भारत सरकार ने 6 जो समुदाय है उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया है। इसमें कौन कौन है दोस्तों? जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई, सिख और मुस्लिम। तो ये 6 समुदाय हैं जिन्हें भारत के अंदर अल्पसंख्यकों की श्रेणी में रखा जा सकता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि संविधान के अंदर अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए बनाए हुए हैं। इनमें अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया है, बस यही कहा गया है कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों का सुरक्षा की जानी चाहिए या उनके कुछ अधिकार निर्धारित किए गए हैं। बस उनके अधिकारों की तो बात की गई है, पर उनकी परिभाषा स्पष्ट नहीं की गई है। भारत सरकार द्वारा अपने अलग अलग जो कल्याणकारी कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों को चलाने के लिए और लाभार्थियों की पहचान करने के लिए 6 अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान की गई है। ठीक है, ये चीज आ गई समझ में। अब चलते हैं आगे। तो इनके लिए जो पहली पहल है राजस्थान सरकार की ओर से, वो है कि इनके लिए अलग से विभाग का गठन किया गया है। मैंने आपको बताया जब विभाग अलग बनता है तो पूरा का पूरा एक प्रशासनिक ढांचा का निर्माण होता है, और वो प्रशासनिक ढांचा क्या काम करता है? उन वर्गों के कल्याण के काम, उन वर्गों के कल्याण के लिए काम करता है। दूसरा क्या होता है? इस विभाग को बजट मिल जाता है, जिससे कि इन विभागों के लिए या इन वर्गों के लिए योजनाएं चलाई जाती है। तो अगर किसी वर्ग का कल्याण सरकार उसको सीरियस होती है तो उनके लिए एक अलग से विभाग का गठन करती है। तो ये राजस्थान सरकार ने किया है। उसके बाद में दोस्तों मदरसा आधुनिकीकरण योजना, कि राजस्थान सरकार द्वारा जो मदरसे होते हैं वहां पर आधुनिकीकरण करने का एक योजना शुरू की गई है। अब मदरसे क्या होते हैं? हम सब जानते हैं कि मुस्लिम जो धर्म है उसके अनुसार जो शिक्षा प्राप्त करने के जो केंद्र होते हैं उन्हें हम कहते हैं मदरसे। और मदरसे में जनरली 8वीं कक्षा तक की शिक्षा दी जाती है, और वो दी जाती है दोस्तों इस्लाम के अनुसार। इस्लाम के अनुसार यहाँ पर कुछ इस्लाम धर्म की परिपाटियों का पालन भी किया जाता है। तो इस्लाम धर्म की परिपाटियों के अनुसार कक्षा 8 तक की जो शिक्षा है वो जो दी जाती है वो दी जाती है मदरसों के अंदर। तो ये भी एक तरह से शिक्षण संस्थान होते हैं जहां पर इस्लाम के अनुसार या इस्लाम धर्म के अनुसार शिक्षाएं दी जाती है। तो राजस्थान सरकार ने कहा कि इनका आधुनिकीकरण करना बहुत जरूरी है, इनके अंदर हमें लैब बनानी जरूरी है, इनके अंदर कंप्यूटर हमें रखने चाहिए, ताकि जो बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं उन बच्चों को भी जो हमारी वर्तमान जो आधुनिक जो स्कीम्स चल रही हैं या आधुनिक जो हमारी शिक्षा है उनसे हमें उनको जोड़ा जा सके। इसके अंदर क्या हो रहा है? जो पंजीकृत मदरसे हैं, जो राजस्थान सरकार के साथ पंजीकृत मदरसे हैं, उनको भौतिक सामग्री उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से फंड दिया जा रहा है। और भौतिक सामग्रियों में क्या है? कंप्यूटर, प्रिंटर, फर्नीचर, किताबें, ये सब खरीदने के लिए राजस्थान सरकार फंड प्रदान कर रही है। इसके लिए सरकार ने क्या कहा? जो मदरसे कक्षा 5 तक संचालित किए जा रहे हैं उन्हें 15 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे, और जो मदरसे कक्षा 8 तक संचालित किए जा रहे हैं उन्हें 25 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। आ गया समझ में? और इस राशि में से 90% राशि तो देगी सरकार, इस 15 लाख का 90% और इस 25 लाख का 90% देगी राजस्थान सरकार, और 10% की राशि खुद मदरसा प्रबंध एक समिति बनाई हुई है मदरसों के प्रबंध के लिए, वो समिति वहन करेगी। तो आ गया समझ में? मदरसा आधुनिकीकरण योजना क्या है कि मदरसों के अंदर भौतिक वस्तुओं की उपलब्धता करवाई जाए, कंप्यूटर, फर्नीचर, प्रिंटर, ये सारी चीजें उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार की योजना है। तो जो मदरसे कक्षा 5 तक है उन्हें 15 लाख रुपए मिलेंगे, जो मदरसे कक्षा 8 तक है उन्हें 25 लाख रुपए मिलेंगे। 90% राशि राजस्थान सरकार देगी, 10% राशि मदरसा प्रबंध समिति द्वारा वहन करनी। बस यही चीज है। ठीक है, चले आगे। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण योजना है भारत सरकार की, उस योजना का नाम भी यही है, सीखो और कमाओ। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, आप जब अपने आसपास देखोगे ना तो आप ये देखोगे जो अल्पसंख्यक समुदाय है, विशेषकर जो मुस्लिम समुदाय है, इनके लोगों में आप देखोगे हस्तकला बहुत अच्छी है इनकी जो हस्तकला का काम है ना वो बहुत अच्छा काम है। चाहे आप कोई भी अगर आप लेते हो कोई जो हैंडमेड जो हैंड के माध्यम से, हस्तकला के माध्यम से जो उत्पाद तैयार किए जाते हैं ना, उनमें अधिकतर मुस्लिम समुदाय इंक्लूड होता है, और उनके द्वारा ही हाथ का कार्य जो काम है, बारीक काम होता है ना, वो बहुत कुशलता के साथ किया जा सकता है। तो भारत सरकार ने भी इस चीज को ध्यान में रखा, और भारत सरकार ने कहा कि भाई जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उस अल्पसंख्यक समुदाय को हम क्या करेंगे, उनका जो स्किल है ना, उस स्किल को हम बढ़ाएंगे, उस स्किल को और ज्यादा हम इंप्रूव करेंगे, ताकि क्या हो कि उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान हो जाए।
तो सरकार ये कहती है कि आप हमारे पास आओ, हम आपको सिखाएंगे, आप हमसे सीखो, और फिर सीखने के बाद में आपका रोजगार के अवसर मिलेंगे ताकि आप अपना कमाई कर सको। तो अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए भारत सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, और उस योजना के अंदर सरकार द्वारा क्या किया जाता है कि स्किल डेवलपमेंट कराया जाता है, और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करवाए जाते हैं। बस ये बेसिक चीज इस योजना में ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, ये केंद्र सरकार की योजना है, और इसके अंदर जो आयु है वो है 14 से 35। तो 14 से 35 साल का कोई भी अल्पसंख्यक व्यक्ति, महिला हो चाहे पुरुष हो, वो इस योजना का लाभ ले सकता है। इस योजना में क्या किया जाएगा कि उनको स्किल दिया जाएगा, उनकी जो पारंपरिक कौशल है उसका संरक्षण किया जाएगा, और उनकी बेरोजगारी दर को कम करने का प्रयास किया जाएगा, और जो अल्पसंख्यक अपनी आजीविका के लिए भी त्रस्त हैं उनको आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो आप अगर इस योजना का नाम भी अच्छे से पढ़ लो ना, कि सीखो और कमाओ, क्या है कि भाई आपको स्किल डेवलपमेंट करवाएगी सरकार, उससे आप सीख लो और फिर आपको रोजगार के अवसर मिल जाएंगे, उससे आप अपना धन कमा लो, ताकि आपका आर्थिक सशक्तिकरण हो, बेरोजगारी की दर कम हो और आपका विकास हो। इसके लिए ये योजना चलाई जा रही है, बस इतना आप ध्यान रखो। उसके बाद में दोस्तों हुनर हाट। अब जब हम महिलाओं के लिए योजनाओं की बात कर रहे थे ना, तो आपको ध्यान होगा हमने एक बात की थी अमृता हाट की। अमृता हाट क्या होती है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर महिलाओं के समूह के द्वारा जो वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है ना, उन वस्तुओं को मार्केट उपलब्ध करवाने के लिए या उन वस्तुओं को बड़े पैमाने पर लोगों के सामने पेश करने के लिए मेले लगाए जाते हैं, जिनको हम कहते थे अमृता हाट। ऐसे ही जो अल्पसंख्यक समुदाय है जिनकी हस्तकलाएं बहुत अच्छी है, तो उनके हस्तकला के जो उत्पाद हैं, उन उत्पादों को लोगों के सामने पेश करने के लिए या उन उत्पादों की मार्केटिंग करने के उद्देश्य से जो मेले का आयोजन किया जा रहा है ना दोस्तों, उसे कहा जाता है हुनर हाट। जो मेलों का आयोजन किया जाता है उसे कहा जाता है हुनर हाट। ठीक है। इस योजना की शुरुआत कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक पाक विशेषज्ञों को बाजार और रोजगार तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए की गई है। आ गया समझ में? जब मान लीजिए कोई एक स्थानीय स्तर पर कोई व्यक्ति है जो बहुत अच्छी मतलब कालीन बना सकता है, अल्पसंख्यक समुदाय है, कुछ लोग हैं इकट्ठे होते हैं, कालीन बनाते हैं, बहुत अच्छा कालीन बनता है, लेकिन वो कालीन हमें पता कैसे चलेगा कि भाई बना रहा है कौन, बना रहा है, या ऐसा कोई उत्पाद भी बनाया जा रहा है? तो वो इन मेलों के माध्यम से, मेले लगाए जाते हैं जिनका नाम है हुनर हाट, इन मेलों के माध्यम से वहां वो व्यक्ति आते हैं, वो अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं, और वहां पर लोग आके उसको देखते हैं, तो उन लोगों को पता चलता है कि भाई इस तरह के उत्पाद भी बनाए जा रहे हैं, और उन कारीगरों को भी अपने उत्पादों को बेचने का मौका मिलता है या प्रदर्शनी करने का मौका मिलता है। और ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले जो प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित किया जाता है, वहां पर हुनर हाट भी एक अलग से एक हुनर हाट लगाई गई थी, उसमें अल्पसंख्यक समुदायों के उत्पादों को रखा गया था। ठीक है, आ गया समझ में? हुनर हाट का संबंध है अल्पसंख्यक समुदायों से। इनके द्वारा जो उत्पाद उत्पादित किए जा रहे हैं, उन उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से, इनको रोजगार दिलाने के उद्देश्य से जो हाट या मेले लगाए जा रहे हैं, उसे हम कह रहे हैं हुनर हाट। ठीक है। उसके बाद में एक और प्रक्रिया, हज के लिए डिजिटल 100% डिजिटल प्रक्रिया। हज के लिए 100% डिजिटल प्रक्रिया। दोस्तों हज आप सभी को पता है कि जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, वो एक बार जीवन में एक यात्रा करते हैं, धार्मिक यात्रा, जिसे कहा जाता है हज। अब वो जो सऊदी अरब के अंदर ये वहां पर धार्मिक स्थल है, वहां पर ये सभी लोग जाते हैं और यात्रा को करके आते हैं, हर वर्ष ये जाते हैं। लेकिन सऊदी अरब ने क्या कर रखा है दोस्तों कि वहां पर सभी व्यक्ति नहीं आ सकते एक साथ, क्योंकि वो देश है छोटा, और इतने लोग अगर वहां आ जाएंगे तो उस पूरे देश के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा जाएगी। इसलिए क्या करता है कि सऊदी अरब एक फिक्स कोटा रखता है हर देश के लिए कि भाई आपके देश से इस बार 15,000 हम इन हज यात्रियों को अलाउ करेंगे, उस देश में से 10,000 करेंगे, इस देश में से 5,000 करेंगे। तो सभी व्यक्तियों का नंबर नहीं आ पाता है। तो हमारे देश में से जो व्यक्ति हज की यात्रा के लिए जाना चाहते हैं, वो पहले आवेदन करते थे ऑफलाइन। उस आवेदन में क्या होता था, कई बार भ्रष्टाचार हो जाता था, कई बार उनका नंबर नहीं आता था। तो इन शिकायतों को दूर करने के लिए भारत सरकार ने कहा कि जो भी व्यक्ति हज के लिए या इस हज या धार्मिक यात्रा के लिए आवेदन करना चाहता है, वो अब ऑनलाइन ही आवेदन करे, वो अब ऑनलाइन ही आवेदन करे। ठीक है, आ गया समझ में? अब देखिए ये जो प्रक्रिया हमने ऑनलाइन की है ना, इससे डिजिटल करने में जो हमारा देश है ना, पूरी दुनिया में नंबर 1 है। पूरी दुनिया में हज के लिए आवेदन आते हैं, लेकिन जो डिजिटलाइजेशन हमने किया है हज यात्रा का, वो हज यात्रा का डिजिटलाइजेशन करने में भारत दुनिया के अंदर पहला देश बन चुका है जिन्होंने हज यात्रा को 100% डिजिटल कर दिया है। ठीक है। इसके अलावा एक और पहल शुरू की है जिसका नाम है ई मसीहा। क्या नाम है? ई मसीहा। ई मसीहा क्या होता है? अब देखिए हज यात्री जब सऊदी अरब जाएंगे तो उनको थोड़ी पता है कि सऊदी अरब में हॉस्पिटल कहाँ है,
या वो कहाँ पर दवाइयाँ मिलती है, कहाँ पर मेडिकल स्टोर है। तो उन सभी चीज़ों के लिए कि उन हज यात्रियों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के मकसद से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिसका नाम है ई मसीहा। ठीक है, इतना सा आप याद रखो कि हज यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए है ई मसीहा। और हज यात्रा को डिजिटल करने का मतलब है कि हज यात्रा के लिए जो आवेदन आ रहे हैं उनको 100% डिजिटल रूप से हम स्वीकार कर रहे हैं, और जो लाभार्थी हैं उनका चयन भी डिजिटल रूप से किया जा रहा है, और ऐसा करने वाला भारत विश्व का पहला देश है। तो दो चीजें हमें यहां से याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए एक और योजना है नई मंजिल। इसका क्या नाम है? नई मंजिल। ठीक है दोस्तों, अब नई मंजिल की योजना में क्या किया जा रहा है कि ऐसे अल्पसंख्यक व्यक्ति जो स्कूल छोड़ चुके हैं, आप देखते हो कि इन अल्पसंख्यक वर्गों के अंदर गरीबी बहुत ज्यादा है, तो इनके बच्चे पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। तो सरकार ने एक योजना चलाई है कि जो बच्चे, जिन बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है, उन बच्चों को वापस हम पढ़ाई से जोड़ेंगे, इसके साथ साथ उनकी गरीबी दूर हो, इसके लिए हम उनका कौशल विकास भी करेंगे, यानी उनकी स्किल का डेवलपमेंट भी हम करेंगे। तो उनकी पढ़ाई, एक तो वापस पढ़ाई शुरू कर लेंगे। अब वापस पढ़ाई तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन मान लो कि वो तो गरीब आदमी कुछ दिनों बाद वो फिर छोड़ देंगे। तो सरकार ने कहा कि ऐसा दोबारा नहीं हो, इसके लिए हम ये करते हैं कि उनके कौशल विकास के ऊपर भी हम ध्यान देते हैं। तो उनका कौशल विकास भी हम करेंगे। तो सरकार क्या करती है, उनको स्कूल में एडमिशन करवाती है और दूसरी तरफ उनका कौशल विकास भी करती है, जिससे उनकी आमदनी भी शुरू हो जाए। तो इस तरह की जो योजना है उसका नाम है नई मंजिल। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि प्रशिक्षुओं को ब्रिज पाठ्यक्रमों द्वारा शैक्षणिक भागीदारी उपलब्ध करवाए, कि यानी वापस उनको स्कूल से जोड़ो, और दूसरा क्या है, उन्हें स्किल डेवलपमेंट करवाया जाए। तो स्किल प्लस एजुकेशन, ये दोनों अल्पसंख्यक समुदाय को देने के उद्देश्य से योजना शुरू की गई है, उसका नाम है नई मंजिल। ठीक है, चलिए अब एक और योजना है नई रोशनी। अब नई रोशनी क्या है, अब जब हम देखते हैं कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनमें महिलाओं की स्थिति और भी ज्यादा खराब है, क्योंकि एक तो वैसे ही पूरा समुदाय आर्थिक रूप से पिछड़ा है, और उसमें महिलाओं की स्थिति और ज्यादा खराब है। तो महिलाओं की स्थिति को सुधार करने के लिए जो योजना आई, उस योजना का नाम है नई रोशनी। क्या नाम है? नई रोशनी। अल्पसंख्यक वर्गों में महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए जो योजना लागू की गई है, उस योजना का नाम है नई रोशनी। अब इसमें क्या क्या हो रहा है, इसमें महिलाओं को शिक्षा दी जा रही है, इसमें महिलाओं को स्किल दी जा रही है, और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो उपलब्ध करवाई जा रही है, कि उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं, उन्हें शिक्षा प्रदान की जा रही है, और उन्हें स्किल दी जा रही है, ताकि महिलाओं का अच्छे से कल्याण हो और वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके और वो स्वतंत्र अपने निर्णय ले सके। ये पूरा इस योजना का उद्देश्य है। उसके बाद में दोस्तों उस्ताद योजना। उस्ताद योजना, जब आप पूरा हम इस शब्द को खोलेंगे, ये संक्षिप्तीकरण है। तो इस पूरे शब्द का मतलब है अपग्रेडिंग द स्किल ऑफ द एंड ट्रेनिंग इन द ट्रेडिशनल आर्ट फॉर डेवलपमेंट। कि जो परंपरागत रूप से, जो हमारी परंपराएं हैं, अल्पसंख्यक समुदाय जो परंपरागत रूप से जिन आर्ट के अंदर वो एक्सपर्ट है, जिस कला के अंदर वो एक्सपर्ट है, उस कला को जीवित करने के लिए, उस कला को वापस से बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो योजना शुरू की गई है, उसका नाम है उस्ताद। और उस्ताद योजना शुरू की गई थी 2015 से। परंपरागत कला का संरक्षण। ठीक है, उस्ताद योजना का मकसद क्या है? परंपरागत जो कला है उसका संरक्षण करने के लिए इस योजना का शुरुआत की गई थी। आ गया समझ में? अब इस योजना में क्या करना है? पारंपरिक कला को समृद्ध बनाना, जो सिद्धहस्त कारीगर हैं उनकी क्षमताओं का निर्माण करना, इन कलाओं के मानक स्थापित करना, इन्हें वैश्विक बाजार उपलब्ध करवाना, इनके मामले में डिजाइन और विकास और अनुसंधान का काम करना। तो इस जब भी उस्ताद योजना आए ना, तो ऑप्शन में अपने को अच्छी तरह देखना है कि परंपरागत कलाओं से संबंधित ऑप्शन कौन सा है। तो वो अगर जो ऑप्शन होगा वो इसका सही उत्तर होगा। तो ये है हमारी उस्ताद योजना, जिसके अंदर के जो परंपरागत कलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक वर्गों की परंपरागत कलाएं हैं, जो उनकी पीढ़ियों से चली आ रही, उसका संरक्षण करना, उसको प्रोत्साहित करना और उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पहचान दिलाने के मकसद से जो योजना भारत सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, उसका नाम है उस्ताद योजना। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़े। तो देखिए अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी हमारी योजनाएं कंप्लीट हो चुकी है, तो आप इसको एक बार पूरा अच्छी तरह पढ़ लें। इससे संबंधित जो भी पीडीएफ है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसके अंदर एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो उस टेलीग्राम चैनल पे जब आप जाएंगे ना, तो आपको पूरी की पूरी पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। तो आप वहां जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लें और उसको अच्छी तरह से एक बार रिवाइज कर लें, तो हमारा ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि प्रीलिम्स में भी इन योजनाओं में सवाल आते हैं, मेंस में तो सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो आप इनको अच्छी तरह से कवर कर लें, आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लें, ताकि आपका ये सिलेबस भी कवर हो जाए। अब अगले वीडियो के अंदर जो बाकी बची हुई योजनाएं हैं हम उनको पूरा कर लेंगे।
तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। उम्मीद है आप क्लास 24 से जुड़ी रहिए, लगातार हम आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लेके आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।